आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एमएसएन और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोनों में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते अपने टॉपिक की ओर। तो जो अस्थमा, इसको ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अस्थमा पूछे या ब्रोंकियल अस्थमा पूछे, दोनों इसी का नाम है, इसलिए इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसीज है जो लंग्स को इफेक्ट करता है, और लंग्स में भी स्पेशली एयरवे या एयर पैसेज को इफेक्ट करता है। तो एयरवे या एयर पैसेज क्या है? तो इसी के थ्रू हम एयर को एक्सहेल और इनहेल करते हैं। तो आइए इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि एयरवे में एयर कैसे पासेज होती है। तो सबसे पहले नोज में इंटर होती है, देन फेरिक्स, देन ट्रेकिया, और ट्रेकिया में आगे जाकर दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। राइट वाली राइट ब्रोंकाई में और लेफ्ट वाली लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और ये आगे जाकर सेकेंडरी देन टर्सरी में डिवाइड हो जाती है। और जो टर्सरी ब्रोंकाई है वो आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के इंट पर एयर सैक्स या एल्वोलाई कनेक्ट होती है, और यही गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं अस्थमा में होता क्या है। तो अस्थमा में बेसिकली नैरो एयरवे में इफेक्ट होती है। इसमें 3 स्टेप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पहला प्रॉब्लम है एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब कि ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इसे डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल ब्रोंकाई है, और ये वाली पार्ट ब्रोंकियल वाल है। इसमें ये वाली पार्ट जो है, मतलब कि इनर वाली लाइन जो है वो म्यूकस लाइनिंग है, और जो इसके अंदर वाली स्पेस है वो एनफ होती है गैस एक्सचेंज के लिए। लेकिन अस्थमा के कंडीशन में ये वाली लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन के कारण इसकी म्यूकोजल लाइनिंग रेड हो जाती है, मतलब कि स्वेलन हो जाती है, और एयर वे नैरो हो जाती है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर स्पेस ही नहीं बचता है। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, मतलब कि सेकंड प्रॉब्लम में क्या होती है इसे देखते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में जो एयरवे होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है किसी भी स्टिमुली के लिए। यहाँ पर स्टिमुली कुछ भी हो सकते हैं जो अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं, जैसे कि डस्ट, पॉलन, एयर पॉल्यूशन, स्ट्रेस, इमोशन, तो कुछ भी स्टिमुली हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी एयरवे इन्फ्लामेड है, और इसमें कोई भी स्टिमुली एयरवे को ट्रिगर करेगा तो और ज्यादा नैरो हो जाती है। इसी को अस्थमैटिक अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड स्टेप का प्रॉब्लम। तो थर्ड स्टेप के प्रॉब्लम में बेसिकली ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, क्योंकि जब अस्थमैटिक अटैक होता है तो एयरवे में प्रेजेंट स्मूथ मसल और कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसी कारण से ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। और जब ब्रोंकोस्पाज्म होता है तो एयरवे का स्पेस और भी कम हो जाती है, और गैस एक्सचेंज करने में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये है इसकी थर्ड प्रॉब्लम। तो अस्थमा के कंडीशन में क्या होता है इसको समझ लिए हैं। नेक्स्ट अब अस्थमा की डेफिनेशन को समझते हैं। अस्थमा एक क्रोनिक यानी लॉन्ग टर्म डिसीज है और ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि एयरवे नैरो होने के कारण एयर को एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, उस एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। और रिवर्सिबल डिसीज, यानी कि एक बार अस्थमा का ट्रीटमेंट हो जाती है तो एकदम सा नॉर्मल हो जाती है, सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर किसी कारण से अस्थमैटिक अटैक आ जाते हैं, इसलिए इसे रिवर्सिबल डिसीज भी कहते हैं। और इसमें इन्फ्लामेशन और ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो देखने को मिलता है, जिसके कारण वीजिंग, डिज्निया, कफिंग और चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। इसी को अस्थमा कहते हैं। तो हम लोग ने अस्थमा को डेफिनेशन को समझ लिया। नेक्स्ट अस्थमा की टाइप्स को अब समझते हैं। तो अस्थमा के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। तो इसे एक एक करके समझते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है इसको एलर्जिक अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप्स का अस्थमा बहुत कॉमन होते हैं और यूजुअली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा ये एलर्जिक एजेंट के कारण होते हैं, इसलिए इसको एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं, मतलब कि जैसा नाम वैसा काम। तो एलर्जिक एजेंट कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी एलर्जिक एजेंट है डस्ट माइट, लिंट, पॉलन, मोल्ड स्पोर, पेट डेंडर, स्मोक, मेडिकेशन और कुछ फूड। तो यहाँ पर जो पेट डेंडर है इसका मतलब ये है कि जो हम पेट एनिमल पालते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गए, रैबिट हो गए, कुछ बर्ड्स हो गए, तो इन सब की स्किन पर टिनी स्किन सेल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसी को पेट डेंडर कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिंट है, इसको भी समझते हैं। लिंट का मतलब ये होता है कि जो हम कपड़ा पहनते हैं उसमें से रेसे जैसा निकलती है, और वो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो जाता है, और जब रेस्पिरेशन लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब एलर्जिक एजेंट जो है अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं, और जब भी अस्थमा एलर्जिक एजेंट के कारण ट्रिगर होते हैं तो वो सडन सिम्टम शो कर देते हैं। तो ये है एलर्जिक अस्थमा यानी कि एक्सट्रिंसिक अस्थमा। नेक्स्ट अब इंट्रिंसिक अस्थमा को समझते हैं। तो इंट्रिंसिक अस्थमा को नॉन एलर्जिक अस्थमा के नाम से जाना जाता है, मतलब कि वैसा अस्थमा जो एलर्जन को छोड़कर किसी और दूसरे कारण से होते हैं उसे नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। नॉन एलर्जिक अस्थमा यूजुअली लेटर लाइफ में देखने को मिलता है, मतलब कि जो भी पर्सन 35 ईयर से ज्यादा का हो उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, और इस टाइप का अस्थमा ज्यादा फीमेल में देखने को मिलता है।
बट नॉन एलर्जिक अस्थमा एलर्जिक अस्थमा से ज्यादा सीवियर होते हैं। और जो नॉन एलर्जिक अस्थमा है इंटरनल डिसऑर्डर के कारण ट्रिगर होते हैं, जैसे कि कोई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है या कॉमन कोल्ड है या कोई नेजल पॉलिश प्रेजेंट हो या एक्सरसाइज से ट्रिगर भी हो सकते हैं। और जो इस टाइप के अस्थमा होते हैं वो इजिली आइडेंटिफाई नहीं होती है, तो इसी को इंट्रिंसिक अस्थमा बोलते हैं यानी नॉन एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया कि अस्थमा मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ इसके अदर और टाइप्स होते हैं, इसे भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड अस्थमा। इस टाइप का अस्थमा 0 to 6 ईयर में अकर होती है, इसलिए इसे चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है अडल्टहुड अस्थमा। इस टाइप के अस्थमा में जो फर्स्ट सिम्टम आते हैं, मतलब कि जो अस्थमा को फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है वो 20 ईयर एज में मिलता है, मतलब कि 20 ईयर एज के बाद ही देखने को मिलता है, इसलिए इसे एडल्टहुड अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। इस टाइप का अस्थमा में मेनली एक्सरसाइज कॉज नहीं होते हैं, लेकिन जो पर्सन पहले से अस्थमा का पेशेंट होते हैं वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अस्थमा ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए इसे एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है कफ वेरिएंट अस्थमा। इस टाइप के अस्थमा में ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ होते हैं, ये एकमात्र सिम्टम होते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा का, इसलिए इसे कफ वेरिएंट अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्यूपेशनल अस्थमा। एक्यूपेशनल अस्थमा मेनली जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर होते हैं उसे होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या केमिकल होते हैं उसे इनहेल करने के कारण एक्यूपेशनल अस्थमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल अस्थमा। ऐसे अस्थमा जो नाइट टाइम में सोने से अस्थमा ट्रिगर हो जाते हैं उसे नॉक्टर्नल अस्थमा कहते हैं। तो हम लोग ने अस्थमा की टाइप्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट अब अस्थमा की कॉजेज और रिस्क फैक्टर यानी इसकी इटियोलॉजी और उसकी रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो अस्थमा का एग्जैक्ट काउज अननोन है, मतलब कि इसका एग्जैक्ट काउज अभी तक पता नहीं लगाया गया है। देन अस्थमा के कंडीशन में जो पब्लिक जो काउजेज है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ होते हैं जिसके कारण अस्थमा देखने को मिलता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो या पॉल्यूटेड एरिया हो, तो उस केसेज में अस्थमा देखने को मिलता है, क्योंकि उस केसेज में हार्मफुल सब्सटेंस और गैसेज या केमिकल एक्सपोजर होते हैं और इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, जिस कारण अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिकली, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में आगे बढ़ जाता है और अस्थमा की कंडीशन को कॉजेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलर्जी। एलर्जी के कारण अस्थमा हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन एलर्जन है पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, ग्रास, स्मोक एंड एनिमल फर्स। इसे ऑलरेडी टाइप्स वाली पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। तो इन सब एलर्जन की वजह से अस्थमा की कंडीशन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से भी अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन इसका एक्सरसाइज मेन कॉजेज नहीं होता है। एक्सरसाइज से तब होता है जब किसी को पहले से अस्थमा हो चुका हो और वो हैवी एक्सरसाइज करता है तो उस कंडीशन में अस्थमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन। तो कुछ मेडिसिन होते हैं जो अस्थमा की कंडीशन को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, नसेड और नॉन सेलेक्टिव बेटा ब्लॉकर्स। तो इन सब मेडिसिन को ज्यादा यूज करने से अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस और इमोशनल अपसेट। जो भी पर्सन रेगुलर स्ट्रेस में रहता हो या वो इमोशनली अपसेट रहता हो तो उस केसेज में अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किसी भी पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है या रेगुलर होते रहते हैं तो उस केसेज में अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है टबाकू। टबाकू का भी रेगुलर सेवन करने से अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है GERD। इसका मतलब है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। जिस भी पर्सन को GERD हो तो उसे रिस्क फैक्टर बना रहता है कि अस्थमा की कंडीशन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के कारण भी अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी के कारण अस्थमा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि किसी भी एलर्जन की वजह से अस्थमा इजिली ट्रिगर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो बर्थ वेट। जब बेबी लो बर्थ वेट बॉर्न लेता है तो बहुत सारे बॉडी का ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत सारा डिसीज देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सट्रीम चेंज वेदर। जब वेदर चेंज होते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं कि अस्थमा ट्रिगर हो जाए। तो ये थी इसकी कॉजेज। तो इन सब कंडीशन में अस्थमा ट्रिगर होने की बहुत ज्यादा चांस होती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि अस्थमा की कंडीशन कैसे क्रिएट होती है उसको समझेंगे। तो अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे जो अस्थमा को ट्रिगर करेंगे। उसके बाद IgE एंटीबॉडीज एस्टिमुलेट हो जाते हैं। ये सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं और मस्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। मस्ट सेल जो होते हैं वो इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं जो इन्फ्लामेशन को मीडिएट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? जो मस्ट सेल होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर केमिकल मीडिएटर है हिस्टामिन, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट जो इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। उसके बाद अस्थमा 2 फेज में डिवाइड हो जाते हैं, अर्ली फेज और लेट फेज, दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अर्ली फेज में क्या होता है इसे देखते हैं। तो अर्ली फेज में इमीडिएट सिम्टम शो होते हैं, 30 से 50 मिनट में पीक लेवल पर सिम्टम दिखने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म होने लगते हैं
हैं, मतलब कि वहाँ की जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिसके कारण ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल नैरो हो जाते हैं। इसी को ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। देन म्यूकस ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। उसके बाद वस्कुलर लीकेज बढ़ जाते हैं, जिसके कारण म्यूकोजल इडिमा होते हैं। तो ये इमीडिएट फेज में इस तरह का सिम्टम आते हैं। तो अब देखते हैं लेट फेज में क्या होते हैं। तो लेट फेज में सिम्टम 5 to 6 आवर में पीक लेवल पर आते हैं, जिसके कारण इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं और आगे जाकर इन्फ्लामेशन कॉज करने लगती है, जिसके कारण ब्रोंकियल बाल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जो अर्ली फेज है और लेट फेज है दोनों मिलकर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण एयर वे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण एयर ट्रैपिंग होने लगते हैं। और जब एयर ट्रैप होती है तो वहाँ पर वीजिंग, डिज्निया, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। तो इस तरह अस्थमा की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट अब अस्थमा की कंडीशन में कौन कौन सी साइन और सिम्टम देखने को मिलता है उसे डिस्कस करते हैं। तो अस्थमा का पहला साइन है जो अस्थमा होती है वो नाइट और अर्ली मॉर्निंग में अकर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वीजिंग। वीजिंग में ये होता है कि जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तो व्हिस्लिंग का साउंड आती है, क्योंकि जो एयर वे होती है वो नैरो हो जाती है, जिसके कारण एयर सही से पास नहीं होती है। तो इस कंडीशन में व्हीजिंग का साउंड आती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस इसलिए होती है क्योंकि अस्थमा के कंडीशन में ब्रोंकोस्पाज्म होती है, तो जो स्मूथ मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेस्ट टाइटनेस की फीलिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है क्योंकि एयरवेज नैरो हो जाती है, जिसके कारण एयर सही से पास नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि ब्रीथिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसलिए एयरवे एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग। क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, इसलिए फटीग जैसा फील होती है, मतलब कि थकावट जैसा फील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कफ। अस्थमा के केसेज में कफ प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीवर। फीवर इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी फॉरेन बॉडी इंटर होते हैं तो हमारा बॉडी उसे किल करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसके कारण फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोसिस। साइनोसिस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लंग्स में ब्रीथिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, इसलिए साइनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। डायफोरेसिस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण एंजाइटी होने लगती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इन सब वजह से डायफोरेसिस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए कंफ्यूजन का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम एंजाइटी। अस्थमा की केसेज में एंजाइटी भी देखने को मिलता है। तो ये था अस्थमा की सिम्टम। नेक्स्ट अब देखते हैं अस्थमा की कंडीशन में कौन कौन सी डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन होती है, मतलब कि इसकी कौन कौन सी टेस्ट है। तो डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री देखेंगे और साथ साथ पेशेंट का फैमिली का हिस्ट्री देखेंगे। इसमें पास्ट, प्रेजेंट, मेडिकल, सर्जिकल डाटा कलेक्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि पेशेंट किस इन्वायरमेंट में रहता है। तो इन सब चीज अस्थमा के डायग्नोस में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट का हेल्थ एग्जामिनेशन करेंगे और उसकी हेल्थ कंडीशन को नोटिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि उसका हेल्थ स्टेटस क्या है और स्पेशली चेस्ट साइड को ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि अस्थमा लंग का डिसीज है, इसलिए चेस्ट को ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट स्पाइरोमेट्री से किया जाता है। इसमें ये पता लगता है कि लंग्स में कितना एयर इंटर हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है PEF। इसका फुल फॉर्म होता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। इससे ये पता लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कितना जल्दी उसे बाहर छोड़ देते हैं। ये एक नॉर्मल आर्टिकल का टेस्ट होता है जो घर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पल्स ऑक्सीमेट्री। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो फिंगर टिप पर लगाकर O2 का सैचुरेशन मापा जाता है, यानी बॉडी में कितना % ऑक्सीजन है उसको दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। इस टेस्ट में चेस्ट को इमेजिन किया जाता है और डिसीज को देखा जाता है कि एग्जैक्ट कौन सी डिसीज कंडीशन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसीज का सिम्टम अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। नेक्स्ट कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे कि ब्लड एलर्जी टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि किस पार्टिकुलर से अस्थमा हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है ABG। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टियल ब्लड गैसेज। ब्लड में pH लेवल, O2 लेवल, CO2 लेवल और एसिड बेस बैलेंस को देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है CBC। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें स्पेसिफिक इन्फेक्शन को देखा जाता है कि किस वजह से अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पूटम कल्चर। इसमें स्पूटम का टेस्ट किया जाता है जो इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो इन सब टेस्ट से अस्थमा की कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट अब अस्थमा की मैनेजमेंट को समझते हैं कि अस्थमा की पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। तो सबसे पहले अस्थमा की मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अस्थमा की मेडिकल मैनेजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, दूसरा सडन रिलीफ मेडिकेशन। तो इसका नाम
नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस टाइप की मेडिसिन है। जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है और जो सडन रिलीफ मेडिकेशन है वो इमीडिएट अस्थमैटिक अटैक को रिलीफ देने के लिए दिया जाता है। अस्थमा की मेडिसिन ज्यादातर इनहेल करने वाली होती है जो ट्रीटमेंट में काफी इफेक्टिव होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी मेडिकेशन होती है जो इसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। तो सबसे पहले आता है इनहेलेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, जैसे कि ब्यूडिसोनाइड और बिक्लोमेथासोन। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। ये भी मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ये अस्थमा के लिए सेकंड लाइन मेडिसिन है, जैसे कि जिलियोटोन और मोंटेलुकास्ट। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोंकोडायलेटर। ये एयरवे में प्रेजेंट ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, मतलब कि एयरवे को मेंटेन रखता है, जैसे कि सल्बुटामोल जो शॉर्ट एक्टिंग होता है और फॉर्मोटेरॉल जो लॉन्ग एक्टिंग होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है शॉर्ट एक्टिंग बेटा एगोनिस्ट। इस तरह का ड्रग मेनली क्विक रिलीफ के लिए दिया जाता है और इसका इफेक्ट भी कम समय के लिए होता है, जैसे कि 2-3 घंटे के लिए। इसका एग्जांपल है अल्बुटेरॉल। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीकोलिनर्जिक। ये मेडिसिन ब्रोंकोडायलेट में काम करता है, जैसे कि इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट ड्रग है ओरल और इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो इन सब मेडिसिन से अस्थमा की मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अब अस्थमा की सपोर्टिव केयर देख लेते हैं, मतलब कि वैसा चीज जो बिना मेडिसिन की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट है O2 थेरेपी, मतलब कि ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट में ब्रीथिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिससे साइनोसिस कॉज होता है और साइनोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए O2 थेरेपी देते हैं और O2 थेरेपी ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हम पेशेंट की इंकरेज करते हैं कि वो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करे, क्योंकि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ावा देता है, जो ब्रीथिंग पैटर्न को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड नॉन एलर्जन। अगर आपको पता लग जा रहा है कि किस वजह से अस्थमा ट्रिगर हो रही है तो उस चीज को अवॉइड करेंगे और उस तरह के इन्वायरमेंट में भी नहीं जाएंगे और ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन को नेबुलाइजर मशीन द्वारा इनहेल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। पेशेंट का फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेंगे ताकि ये सिक्रेशन को निकालने में बहुत मदद करता है और पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलीफ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे जो म्यूकोजल सिक्रेशन को स्क्रीट आउट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा पेशेंट को चेस्ट और बैक पर टैप किया जाता है जो सिक्रेशन को स्क्रीट आउट करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। इसमें पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो प्रॉपर रेस्ट ले और वो अपनी स्लीपिंग पैटर्न को इंक्रीज करे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइस टू टेक द पेनल्टी ऑफ फ्लूइड। इसमें पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि फ्लूइड ज्यादा इनटेक करे, जो हेल्प करता है सिक्रेशन को थिन करने में और जब सिक्रेशन थिन होगी तो ब्रीथिंग में भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे वेल बैलेंस डाइट और हाई रिच प्रोटीन डाइट जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा, जो वीकनेस और फटीग से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन। इसमें पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखे और अपनी सराउंडिंग एरिया को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखे, जो सभी टाइप्स की डिसीज से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड विजिटिंग क्राउडी एरिया। इसमें अस्थमैटिक पेशेंट को क्राउडी एरिया में जाने से मना करते हैं, क्योंकि जब क्राउडी एरिया में अस्थमैटिक पेशेंट जाते हैं तो उसे अस्थमैटिक अटैक आने का चांस बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स। इसमें पेशेंट को जो भी इरिटेंट्स है उसे अवॉइड करने के बोलेंगे, क्योंकि कोई भी इरिटेंट से अस्थमैटिक अटैक ट्रिगर होने का चांस होता है, जैसे कि सिगरेट स्मोक और एल्कोहल etc। नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इसमें पेशेंट को साफ सुथरा और शांत इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अस्थमैटिक अटैक को ट्रिगर होने से प्रिवेंट करेगा। तो ये सब सपोर्टिव केयर का पॉइंट है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अस्थमा की कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि अस्थमा की कंडीशन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस अस्थमैटिकस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और लास्ट कॉम्प्लिकेशन है रिस्पायरेटरी फेलुअर। तो ये सब अस्थमा की कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ने डिस्कस कर लिए है अस्थमा की डिफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन और सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवुलेशन और इसकी मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन की। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।